हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स में बताएंगे न्यूटन्स लॉ, जो कि हर एग्जाम पे ये पूछा ही जाता है और ज़रूर भी है। आप उसको देखिए बारी बारी से। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन ने गति से संबंधित अपने 3 नियम दिए थे और हम तीनों नियम को बारी बारी से समझते हैं। जिसमें से देखिए हम आपको बताते हैं प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम है उसमें मैथमेटिकल टूल्स जरा भी नहीं है, मैथमेटिकल फैक्टर है ही नहीं, पूरा का पूरा केवल थ्योरी है, केवल एक परिभाषा समझ लीजिए उसकी, बस। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो ध्यान देंगे आप, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या कहता है, इसको आप सुनिए। देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह उसी चाल से उसी निश्चित दिशा में तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन अब इस बात को आप समझिए। न्यूटन ने पहले नियम में क्या बताया? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह उसी चाल से उसी निश्चित दिशा में तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन ये होगा कि जैसे हम एक गेंद लें और गेंद को ऐसे हम सड़क पर फेंक दें तो क्या होगी? गेंद कुछ दूर जाकर रुकेगी। कुछ लोगों को लगेगा कि न्यूटन ने अपना जो प्रथम नियम दिया था ये उस पर काम नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब हम सड़क पर गेंद को फेंकते हैं तो वहां पर एक बल कार्य करता है कि आप जानते होंगे तो समझ सकते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। जब आप गेंद को फेंकते हैं तो गेंद और सड़क के बीच में संपर्क होता है तो घर्षण बल वहां पर काम करता है और घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है और उसी गति का विरोध करके गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। वहां पर घर्षण के कारण ही न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की अवहेलना हुई थी। मतलब उन्होंने कहा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, लेकिन वहां पर एक घर्षण बल था इसीलिए गेंद रुकती है। अगर हम रख दें तो गेंद रुकी रहेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक हम इसको बाह्य बल लगाकर चलने के लिए न कहें। अगर इसका परीक्षण और अच्छे से करना है, एक चिकना सा टेबल लीजिए, एक गोली रख दीजिए। रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, पड़ी रहेगी। थोड़ा सा टच करेंगे तो गोली उस पर चल पड़ेगी और रुकने में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ज़्यादा दूर जाके रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बहुत ही कम है। तो कुल मिला जुला के इनके कहने का सेंस ये था, अगर कोई वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में है, अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, अगर वो जा रही है तो उसी निश्चित दिशा में उसी चाल से वो चलती जाएगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसका केवल थ्योरी है, बाकी कोई मैथमेटिकल फैक्टर यहाँ पर नहीं है। अब हम देखते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में मैथमेटिकल फैक्टर है, उसको हम मैथमेटिकल फैक्टर पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये किसी वस्तु पर आरोपित बल है और ये वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। तो यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगर आप इसको देख के समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। इसका क्या मतलब है? किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण अनुक्रमानुपाती है किसके? उस पर आरोपित बल F के। कहने का मतलब वस्तु पर बल की मात्रा जितना अधिक होगी उसमें उत्पन्न त्वरण की मात्रा भी उतना ही ज्यादा होगी। वस्तु पर आरोपित बल का मान जितना ज्यादा होगा, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे त्वरण भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लेके आते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आता है F बराबर A तो रहेगा और यहां पर एक कोई कांस्टेंट आएगा, ये जो इक्वल का निशान लगा है इसके लिए। तो यहां पर आता है स्मॉल यम। कुछ लोगों को लगेगा कि यहां पर आखिर में यम कैसे आया, और जो यम है क्या, जिस वस्तु पर हम बल की बात कर रहे हैं उसी वस्तु का ये द्रव्यमान है, मास है।
जिस वस्तु पर बल की बात कर रहे हैं उसी का ये द्रव्यमान है, मास है। और यम आया कहाँ से? ये ऐसे नहीं निकाला जाता, ये प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के आधार पर जो आता है तब जाके इस पर हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप हटाते समय बहुत बार देखे होंगे अलग अलग चीजें आती रहती हैं। कहीं कहीं कुछ फिक्स चीज आती है और कहीं कहीं कुछ फिक्स चीज नहीं होती है। जैसे यम भाई, ये तो वस्तु पर डिपेंड करेगा, वस्तु जितनी भारी होगी मतलब उसके द्रव्यमान के बराबर का कांस्टेंट यहाँ पर मिलेगा आपको। इसी प्रकार आपने जो गुरुत्व बल पढ़ा था, जैसे दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, गुरुत्व बल, तो उसके लिए क्या था? G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो G था वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, मतलब G का मान फिक्स था 6.67 करके ऐसे इंटू 10⁻⁻11 ऐसे, इसका मान फिक्स था यहाँ पर G का। लेकिन यहाँ पर m क्या है? जिस वस्तु पर हम बल की बात करते हैं यहाँ पर उसी का द्रव्यमान आ पड़ता है, जो कि निकाला कहाँ से गया था? प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखा गया था। ये उसके मास के बराबर रहता है, इसीलिए हम F बराबर ma पढ़ते हैं। ये हमारा एक फार्मूला भी बन गया है और यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर आरोपित बल की मात्रा जितना अधिक होगी उसमें उत्पन्न त्वरण उतना अधिक होगा। ये है फार्मूला, ये उनका नियम। अब हम देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को देखते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जो है, इसका भी मैथमेटिकल फैक्टर है भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। देखिए तीसरे नियम, अच्छा हाँ, पहले नियम की एक और बात है। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं पहले नियम को, और दूसरे नियम के लिए कोई विशेष नाम नहीं है। और ये तीसरा नियम, तीसरे नियम का एक नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, या फिर हिंदी में कहिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तीसरे नियम का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, या फिर इंग्लिश में कहिए एक्शन रिएक्शन लॉ। नाम से कुछ क्लियर होगा। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब अगर क्रिया है तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, नाम से ये साबित हो रहा है। एक्शन रिएक्शन मतलब एक्शन पे रिएक्शन है, सीधा बात है। तीसरा नियम है ही यही कि देखिए हम इसको सेंटेंस में पहले बांधते हैं। क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। दो बातें हैं, प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्रिया जितना होगी प्रतिक्रिया की मात्रा उतना बराबर होगी, डायरेक्शन केवल जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं, केवल कब होगा? केवल ये कब होगा? बिना टच के नहीं हो पाएगा, टचमेंट होना चाहिए। जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, हम अपने इस हाथ से, अच्छा ये मान लीजिए इस हाथ से हम बोर्ड को ऐसे दबाते हैं, बोर्ड को तो हम दबा रहे हैं लेकिन हमारे हाथ को बोर्ड भी दबा रहा है। अगर हम बोर्ड को उस दिशा में दबा रहे हैं तो बोर्ड हमारे हाथ को इस दिशा में दबा रहा है। जितना फोर्स हम बोर्ड को उधर लगाएंगे उतना ही फोर्स बोर्ड हमारे हाथ पर इस दिशा में लगाएगा। और इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल है, किसी को आप जाकर एक थप्पड़ मारिए और देखिए उसका एहसास उसे तो होगा प्लस आपको भी होगा। अच्छा अगर ऐसा लगे कि नहीं कम हुआ तो एक काम करिए, किसी को मारने से अच्छा दीवार को ही आप मार के देख लीजिए, तब आपको अच्छा अनुभव होगा। उसके गाल पर मारेंगे तो भाई उसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन दीवार को मार के देखिए तब दीवार बताएगा नहीं हम कितना तेज मार सकते हैं। जो एहसास वो गाल पे करेगा तब जाके हाथ में आप करेंगे। अच्छा इसी प्रकार देखिए एक्शन रिएक्शन लॉ पर, जैसे बंदूक से गोली जब चलती है वो भी एक्शन रिएक्शन लॉ पर ही चलती है। क्यों? बंदूक को हम जब दबाते हैं तो होता क्या उसमें, गोली पर धक्का लगाया जाता है, गोली आगे भागती है, लेकिन जो बंदूक चलाता है उससे आप पूछेंगे तो यह बताएगा कि उसे हल्का सा झटके का एहसास पीछे की दिशा में भी होता है, हाथ पीछे की तरफ हल्का सा जाता है, लेकिन उसके लिए वो कायदे से पकड़ा रहता है, वो जानता रहता है। ये इसीलिए होता ही है, एक्शन रिएक्शन नियम वहां पर काम करता है। गोली आगे भागती है अगर वेग से
तो बंदूक पर वो प्रतिक्रिया लगाकर तब आगे भागती है, तो भाई वो छोटी सी है, वो ज्यादा आगे चली जाती है, यहाँ पर कायदे से पकड़े रहते हैं, जा तो नहीं पाती लेकिन एहसास होता है। जो गोली चलाता है वो आपको बता सकता है, अगर आप जानना चाहेंगे तो। उनको छोड़िए, अगर आपको जानना है तो दीवार को ऐसे थप्पड़ मारिए, आपको दीवार खुद ही बताएगी एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है या नहीं, बराबर मात्रा में और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे हम आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।